अब आप समझ रहे क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, बताओ ओरली बताओ क्या होगा। K प्लस और Br माइनस आपस में मिलके KBr बनाएंगे। फिर आपको पता है कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए बराबर वाला कार्बन एक हाइड्रोजन को एच बना के बाहर निकाल देगा और एल्कीन बन जाएगा। और जो एच रिलीज होगा पहले से प्रेजेंस OH से मिलकर H2। आप जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपके कंसेप्ट उतने खुलेंगे, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन अपने आप करें। अल्कोहलिक KOH क्या करता है? डिहाइड्रो हेलोजनेशन। सोच के, अल्कोहलिक KOH क्या करता है? डिहाइड्रो हेलोजनेशन। करें जरा इस क्वेश्चन को। जल्दी से बीच वाला स्पेस खत्म करें और बीच वाला स्पेस अपने आप खत्म करो ताकि बच्चे साइड में आके बैठ जाएं। बीच में कोई भी स्पेस खाली ना हो। बेटा गर्ल्स में आप आगे आ जाओ, एक रो छोड़ दीजिए। बॉयज में इधर से आगे वाली रो पे आ जाओ, चाहो तो, या जहां बैठना बैठ जाओ, अभी तो सीट काफी डाली। आगे आ जाओ, चलो आगे आ जाओ। आई होप ये कर दिया होगा आपने। कितने बच्चों ने कर दिया? जरा हाथ खड़ा करना जिन बच्चों ने कर दिया। ऐसे कितने बच्चे जो नहीं कर पा रहे? ईमानदारी से बताओ, नहीं कर पा रहे तो मुझे पता तो चलेगी क्यों, कौन कौन नहीं कर पा रहा। आपको पता है हेलोजन है, हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा है वो अल्फा कार्बन। हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा है वो कैसा कार्बन है? अल्फा कार्बन। उसके एडजेसेंट कार्बन जो बगल वाले कार्बन है वो बीटा कार्बन है। तो हेलोजन उस बीटा कार्बन से H लेगा जिस बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम कम है। हेलोजन उस बीटा कार्बन से H लेगा जिस बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम कम है। तो बताइए कौन से वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा? CH वाले से, CH3 से? CH वाले से। तो वहां पर एक बॉन्ड बन जाएगा, आप देखें जरा। दूसरा वाला कंप्लीट करें। दूसरा वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। बेटा बात बिल्कुल भी नहीं। मैंने एक बार इस क्वेश्चन के बारे में हिंट दिया था। ये वही क्वेश्चन है जिसका मैंने हिंट दिया था। बात है कि हिंट आपको कितने याद रहते हैं। अपनी सीट लानी है ना, वो मुझे आप बता देना। कंप्लीट कर दिया। आप एक काम करो, अगर सीखना चाहते हो आप दोनों तरफ से हटा के देखो जरा। एक बार लेफ्ट से हटा के देखो, एक बार राइट से हटा के देखो, और जो प्रोडक्ट बना है उसकी स्टेबिलिटी चेक करो एक बार, तभी सीखोगे।
कितने बच्चों को बात समझ में आई? अगर आप CH वाले कार्बन से हटाते हैं तो एक कंडीशन अलग है, बट अगर CH2 से हटाते हैं तो जो डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल, याद आ रहा है पॉइंट मैंने एक बार बताया था आपको। भले ही ये रूल आपको सेजेफ रूल्स के अगेंस्ट है, बट आप ये देखो इस कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। बात समझ रहे? अगर हम CH2 से हेलोजन H हटाते हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कॉन्जुगेट डाइन होगा। ऊपर वाला तो आपने कर ही दिया होगा। इसमें देखो आप ये नोट कर लीजिए, अगर सेकंड कार्बन से हम H हटा रहे हैं तो ऐसे में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कॉन्जुगेट डाइन, आप लिख दो उसके नीचे कॉन्जुगेट डाइन, मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। यहां पर हम सेजेफ रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, बट कोई बात नहीं, जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो कंपैरेटिवली मोर स्टेबल है। जितना अपने आप करोगे, जैसे जिस बच्चे ने ठीक करा होगा उसको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। आप कोशिश करो, गलत करोगे, जिसने गलत किया होगा उसे याद रहेगा कि हाँ एक पॉइंट स्पेशली आपको ध्यान रखना है। ये आपने पॉइंट लिख लिया होगा, कॉन्जुगेट डाइन रेजोनेंस की वजह से इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी। लिख लिया? अब जरा इसे करके दिखाओ। जो बच्चे कोशिश कर रहे हैं वो मेरी निगाहों में ध्यान रखना। फर्स्ट रो पे आ जाओ, सेकंड रो पर इसमें श्लोक बिठा लो अपने पास, साइड में जो बैठ जाओ आराम से। सिंपल सी बात समझो, एल्कोहलिक एवज एक Br जो एक H लेगा। अब H कौन से कार्बन से लेना ये आपको देखना है। जो बच्चे कोशिश करेंगे उन्हें अच्छा लगेगा। H कौन से कार्बन से लेना है ये आपको डिसाइड करना है। एक CH3 के पास भी H है, रिंग के अंदर दो कार्बन है लेफ्ट और राइट पर, वो भी CH2 वाले हैं। उसके पास तीन रास्ते हैं, या तो CH3 से H ले, या रिंग के अंदर जो लेफ्ट साइड पर है उससे ले, या राइट पर है उससे ले, क्योंकि तीनों कंडीशन में अलग तरीके का प्रोडक्ट बन रहा है। कितने बच्चे सोच पा रहे हैं? ऑक्सीजन की तरफ से लेगा या दूसरी तरफ से लेगा? जो CH2 ऑक्सीजन की तरफ है, अगर वहां से वो H लेता है तो डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, और डबल बॉन्ड क्रिएट होने की वजह से वहां पर एक कॉन्जुगेशन आएगा, कॉन्जुगेशन आएगा तो एक स्टेबिलिटी आएगी, तो ऐसे में प्रोडक्ट जो है सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। सब बच्चे बात समझ रहे हैं? कितने बच्चों ने सही किया था? जब आप अपने आप सही करना शुरू कर दोगे तो यहीं से आपका कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाएगा।
इस कंडीशन में यहां पर 3 बीटा कार्बन थे, यहां पर 3 बीटा कार्बन थे, हमें डिसाइड करना था कि कौन से वाले बीटा कार्बन से H लेना है। देखो मेन टारगेट क्या होता है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा वो कंडीशन मानी जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया, अगर ऑक्सीजन की तरफ जो बीटा कार्बन है अगर हम वहां से H लेते हैं तो एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक कॉन्जुगेशन क्रिएट हो रहा है। इस कॉन्जुगेशन के क्रिएट होने की वजह से एक स्टेबिलिटी आएगी। लास्ट बार पूछ रहा हूं कितने बच्चों ने सही किया है? ठीक, बहुत अच्छी बात है, लगभग 50% बच्चे अब ठीक करना शुरू कर रहे हैं। बट सोचना चाहिए था बाकी बच्चों को भी कि हम कर सकते हैं। चलो अब इसके ऊपर आप मैकेनिज्म अप्लाई करो। हिंट मैं आपको देता हूं, सब बच्चे ध्यान दें, हिंट मैं आपको देता हूं कि H आयन जाएगा OH के पास, OH2 प्लस बनेगा, पानी बाहर निकल जाएगा, कार्बन के ऊपर प्लस आएगा। हमें एक नेगेटिव आयन को जोड़ना है, कौन से वाले कार्बन पर नेगेटिव आयन जुड़ेगा ये डिसाइड करना है। जरा सब बच्चे करके देखना जरा, हमें OH को निकालकर नेगेटिव आयन को जोड़ना है, तो किस कार्बन पर जुड़ेगा? सब बच्चे ध्यान से देखें। कितने बच्चों ने कर लिया? पहले इतना काम तो करो, H आयन जाएगा OH के पास, क्या बन जाएगा? OH2 प्लस। आपको मेरी बात याद आएगी, ये H आयन OH को लेके चला जाएगा, उस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी जिस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ था। बोलो यहां तक तो करो कम से कम। ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन रहा है। अब इसके आगे करो अपने आप, ये चीज मैंने आपको सिखाई, सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन रहा है। क्या इसके पास कोई मौका है कि वो अपने आप को मोर स्टेबल में कन्वर्ट कर सकता है? तो करो, कोशिश करो, तभी तो सीखोगे, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। वरना मैं लिखता रहूंगा, आप कॉपी करते रहोगे, उससे क्या होगा? मेरे लिखने से या आपके कॉपी करने से कोई बात नहीं आएगी समझ में, अपने आप करोगे, गलत करोगे तो भी सीखोगे। अब बताओ क्या होगा, वो अपने बगल वाले कार्बन से H आ जाएगा प्लस की तरफ, और प्लस पहुंच जाएगा H की तरफ, तो टर्शियरी कार्बोकेटायन बन जाएगा। फिर उसके बाद Cl माइनस को आप अटैक करा देंगे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा Cl देखो कहां पर आया। अब धीरे धीरे ये सब बातें आपको नॉर्मल लगना शुरू हो जाएंगी, वरना 11th 12th के बच्चे तो इस तरह से कर ही नहीं पाते, उनके दिमाग में नहीं आता कि रीअरेंजमेंट कोई चीज होती है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नोट कर लिया? जल्दी बताओ, हो गया? आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं कुछ जबरदस्त टॉपिक है, शायद ये पहला ही टॉपिक होगा जिस टॉपिक के, पहला टॉपिक जैसे जब से ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं ये पहला टॉपिक। इस टॉपिक के बारे में मैं क्या बोलता हूं, कम से कम 4-5 बार रिवाइज करना। जब भी क्वेश्चन ट्राई करो, मेरी बात सुन लो, अभी तक मैंने पूरी जीओसी खत्म होने जा रही है, सोचो पूरी जीओसी खत्म होने जा रही है, अब तक का ये पहला टॉपिक है जिसे मैं कह रहा हूं कि आपको ढंग से रिवाइज करना है। जब भी आप इसके क्वेश्चन ट्राई करें, एक बार टॉपिक रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद दोबारा से टॉपिक पढ़ो। सबसे मेन बात,
जैसे कि हम जानते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी, अगर आपने पेपर दिए होंगे जीओसी के तो हर पेपर में इस पे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कि अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, या न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या ट्रेंड होगा, बेसिसिटी का क्या ट्रेंड होगा। सबसे पहले तो मुझे आप ये बता दो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी इन दोनों में अंतर क्या है। नोट्स रख दीजिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी क्या दोनों एक ही बात है या दोनों अलग अलग बात है। अलग है तो क्या अलग है। जो बताना चाहे हाथ खड़ा करे। आधा अधूरा बोलने से कुछ नहीं होगा, खतरनाक होगा आधा अधूरा बोलना। इससे तो ना पता वो ज्यादा बेटर है। अगर पता है तो हाथ खड़ा करो। हाँ जी बताओ क्या बताना चाह रहे हो। कुछ अंदाजा न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में क्या अंतर है। सुनो, अगर इस टॉपिक को लॉन्ग टर्म समझना है, और मैंने आपको पहले ही कह दिया, सब बच्चे ध्यान दें, ये टॉपिक ऐसा है जिसे 4-5 बार रिवाइज करना। अभी तक मैंने किसी टॉपिक के बारे में नहीं कहा, तो इस बात से अंदाजा लगा लो कि बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको। आप ये समझ लो कोई एसिड है तो कब एसिड है, जब उसके सामने बेस है। समझो बात को, कोई एसिड कब है, जब उसके सामने बेस है। अगर कोई फादर है, भाई सामने बेटा है, भाई किसी के बेटे का फादर हो तभी तो फादर कह रहे हो आप, या किसी चलते हुए आदमी को फादर जा रहा है। सोच के देखो, अगर ब्लैक है तो व्हाइट होगा, भाई व्हाइट है तभी तो ब्लैक है, अगर व्हाइट कलर होता ही नहीं तो ब्लैक की क्या कीमत थी। आप समझो मैं वर्ड क्यों बता रहा हूं, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी में भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं और बेसिसिटी में भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, दोनों में ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। अब समझ जाओ बेसिसिटी कब है, जब सामने एसिड है। जब हम इलेक्ट्रॉन पेयर अपना एचाइन को, मतलब एचाइन कौन है, एसिड, एसिड को, जब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कोई एचाइन को डोनेट कर रहा है तो डिस्कस करेंगे बेसिसिटी। और जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को डोनेट कर रहा है, तब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। कई बार हम कहते हैं सर ये न्यूक्लियोफाइल, कभी तो हम OH को न्यूक्लियोफाइल कह देते हैं, कभी OH को हम बेस कह देते हैं, होता है ना। अभी पहले भी आया था जब SN1 रिएक्शन कर रहे थे तो वहां पे हमने OH माइनस को क्या कह दिया, बेस, सॉरी न्यूक्लियोफाइल। जब SN2 रिएक्शन की बात थी तो हमने OH माइनस को क्या बोला कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। समझो सिंपल सी बात, अभी लिखवा दूंगा, पहले सुन लो, पहले इतनी बात मोटी मोटी समझ में आ गई। अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर एचाइन को डोनेट कर रहा है, मतलब उस इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से कौन जुड़ गया, एचाइन, तो वो बेस की तरह काम कर रहा है। तो वहां पर आपको बेसिसिटी को डिस्कस करना है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को, तो वहां पर हमें डिस्कस करना है न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, तो पहले मोटी मोटी बातें आप लिख लो। इस टॉपिक को आप अलग से लिखना, स्पेशल टॉपिक है, और ऊपर लिख देना मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बार बार रिवाइज करना है। एक मिनट ध्यान से देखो, ये बात मैंने आपको याद कराई थी, नेगेटिव, एन फॉर नेगेटिव, याद है कुछ, एन फॉर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है लुईस बेस। इतनी बात आपको अगर आपने पढ़ा है तो न्यूक्लियोफाइल के नाम पर इतनी बात याद आती है, एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर न्यूक्लियोफाइल। मैंने कहा था ना इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव होता है, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होता है।
नेगेटिव कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, या तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा या वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता हो। नोट कर लीजिए। जो लिखा है उसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारी अभी क्लास में 12 बजे फ्री जाऊंगा। ठीक 12 बजे, ठीक 12 बजे। यहां तक की बात क्लियर? अब देखो क्या लिखा हुआ पॉइंट। इतनी बात दिमाग में बैठ गई। अब क्या लिखा है मैंने? जो इलेक्ट्रॉन पेयर, जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को डोनेट करता है वो न्यूक्लियोफाइल कहलाता है, और जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर एचाइन को डोनेट करता है वो बेस कहलाता है। लिख लो अपनी लैंग्वेज में, जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को डोनेट करता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को डोनेट करता है वो न्यूक्लियोफाइल कहलाता है, और जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर एचाइन को डोनेट करता है वो बेस कहलाता है। नोट कर लिया? ये तो आप समझ ही रहे हैं, जितनी आसानी से डोनेट करेगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। भाई अपना लोन पेयर जितनी आसानी से डोनेट करेगा, नोट कर लिया सब बच्चों ने? जरा बोर्ड पर देखो जरा, ये अगर आपके पास नोट्स है तो मेरे ख्याल से पेज नंबर 23, पेज नंबर 23 पर टॉपिक है। एक बार ध्यान से एक एक लाइन को क्लियर करते हुए चलेंगे, जरा ध्यान दें। न्यूक्लियोफाइल, it is the electron rich species having at least one lone pair of electron. It is the electron rich species having at least one lone pair of electron. It can be neutral or negatively charged. It is always Lewis base. देखो पढ़ के भी बहुत क्लियर नहीं हो रहा। हमने सिंपल सी बात कही, भाई ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आप बेस के अंदर भी कह सकते हो, बट मोटी बात हमने क्या कही? अगर अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को डोनेट करते हैं तो वो न्यूक्लियोफाइल है। ये बात मैंने आपको लिखवा दी, बुकिश लैंग्वेज ये है। इट इज द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज having at least one lone pair of electron. It can be neutral or negatively charged. It is always a Lewis base. Basicity, it is tendency to donate electron pair to Hi. अगर कोई अपना इलेक्ट्रॉन पेयर Hi को डोनेट कर रहा है तो वो बेस है। अब नीचे देखो, आप एग्जाम्पल दिया है NaOH और CH3Cl1। बताओ NaOH के सामने एसिड है या कार्बन वाला कंपाउंड है? कार्बन वाला कंपाउंड है। तो OH किसके पास जाके जुड़ रहा है? CH3 के पास। यहां पर OH CH3 के पास जाके जुड़ रहा है। कोई CH3Cl कोई एसिड तो है नहीं,
समझ रहे? तो यहां पर ये OH माइनस जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। बोलो, बात समझ में आ रही है? यहां पर ये जो OH माइनस है, OH माइनस, यहां पर ये काम कर रहा है न्यूक्लियोफाइल का। सब बच्चे देख पा रहे हैं? अब बताओ इस NaOH के सामने कौन है? एसिड। यहां पर इस OH आयन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करा है? H आयन। क्या बन गया? पानी। तो यहां पर ये काम कर रहा है, एसिड के सामने कौन होगा? बेस। बोलो, बात क्लियर होगी? देखो देखने में दोनों OH है, NaOH है, बट जब वो CH3Cl से रिएक्ट कर रहा है तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, और जब वो HCl से रिएक्ट, जब वो NaOH, जब वो HCl से रिएक्ट कर रहा है। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? सब बच्चों को बात समझ में आ गई? इस पर क्वेश्चन आते हैं अच्छे, इसलिए इस टॉपिक को, पहले मेरे नोट्स में टॉपिक नहीं था, मैंने इसे नोट्स में ऐड किया। अच्छे क्वेश्चंस आते हैं तो पहले इसको कवर कर लो। अब देखो जरा, अब ये बात ऑटोमेटिक समझ में आती है। न्यूक्लियोफिलिसिटी, द टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन पेयर, द टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन पेयर टू एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम इज डिफाइंड एज न्यूक्लियोफिलिसिटी। सिंपल सी बात, जितनी आसानी से डोनेट कर देगा उतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। क्राइटेरिया फॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी, द फैक्टर। अब जो बात, अगर आपको मेरी बात याद आती हो, आप किसी को पैसा डोनेट करना चाहते हैं, चारों तरफ से इनकम अच्छी आ रही है, तो आप आगे डोनेट कर सकते हैं। या वो पैसा रखा हुआ है, किसी काम में नहीं आ रहा, कहीं यूज नहीं हो रहा, तो उसको डोनेट कर सकते हो। अगर जो पैसा आपका यूज हो रहा है कहीं, तो आप उसे, भले ही आपका हो, आप तब भी उसे डोनेट नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं बात को? कहीं से इनकम अच्छी आ रही हो तो डोनेट करना आसान होगा। अगर हम किसी पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, वो आगे डोनेट कर सकता है। क्या लिखा हुआ है? क्राइटेरिया फॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी, द फैक्टर विच इंक्रीज, जरा ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, द फैक्टर विच इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट डोनर एटम इंक्रीजेस न्यूक्लियोफिलिसिटी। जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना चाहता है, जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना चाहता है, अगर उस एटम पर आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दोगे तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। आपका दिमाग भी यही कह रहा होगा। बात क्लियर हो गई? अब जरा ध्यान से सुनना ये वर्ड, क्या ये वर्ड आपको समझ में आता है? द मोर पोलराइजेबल डोनर एटम इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। क्या ये लैंग्वेज समझ में आती है? कितने बच्चों को लैंग्वेज समझ में आती है? ये वर्ड फर्स्ट टाइम जो यूज हुआ था आपके सामने, कहां यूज हुआ था? केमिकल बॉन्डिंग में। अगर आपको याद आ तो दो वर्ड आते हैं, आपने फजांस रूल में पढ़ा था। एक वर्ड था पोलराइजिंग पावर, और मैंने जानबूझ के वर्ड को थोड़ा और क्लियर कर दिया था, पोलराइजिंग पावर ऑफ पॉजिटिव आयन। मैंने कहा था जो पॉजिटिव आयन जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, सामने वाले का इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा है। कैसे पता चलेगा? जितना छोटा पॉजिटिव आयन होगा उसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा। और फिर मैंने कहा था ये पोलराइजिबिलिटी, ये वर्ड होता है फॉर नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन अपने इलेक्ट्रॉन खिंचवा रहा है, मैंने ऐसे ही बोला था। नेगेटिव आयन अपने इलेक्ट्रॉन खिंचवा रहा है, जितनी आसानी से वो अपने इलेक्ट्रॉन खिंचवा लेगा वो उतना ज्यादा पोलराइजेबल है। अब आप सोच के देखो,
अगर उसके इलेक्ट्रॉन टाइटली बंधे हुए हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन खींचना आसान होगा? इलेक्ट्रॉन कब आसानी से खींचेंगे? जब वो लूजली बाउंड होंगे। अब बताओ लूजली बाउंड कब होंगे? जब नेगेटिव आयन बड़ा होगा। नेगेटिव आयन जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतने दूर होंगे। नेगेटिव आयन जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस से उतना दूर होंगे, और जितना दूर होंगे लूजली बाउंड होंगे, उनको डोनेट करना आसान रहेगा। तो पोलराइजेबिलिटी वर्ड क्लियर हो गया भाई। नेगेटिव आयन अपने इलेक्ट्रॉन खिंचवा रहा है या डोनेट करना चाह रहा है, दैट इज पोलराइजेबिलिटी। और पोलराइजिंग पावर क्या था? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है सामने वाले की। पोलराइजिंग पावर सामने वाले के इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर, पोलराइजेबिलिटी अपने इलेक्ट्रॉन खिंचवाने की पावर। मोटा मोटा ये शब्द समझ लो। बोलो बात क्लियर हो गई? मैं इसलिए कह रहा हूं एक एक लाइन एक एक वर्ड क्लियर कर लो, वरना मुझे जरूरत नहीं है कि मैं नोट्स की रीडिंग भी करवाऊं आपको। टॉपिक को समझा दिया, बात खत्म, पर नोट्स की रीडिंग इसलिए करा रहा हूं ताकि एक एक लाइन एक एक वर्ड क्लियर हो। अब देखो वर्ड आपको समझ में आएगा। द मोर पोलराइजेबल डोनर एटम इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। बोलो वर्ड क्लियर हो गया? Therefore, large size of donor atom increases nucleophilicity. डोनर एटम जितना बड़ा होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। ये बताओ यहां तक की एक एक लाइन क्लियर है? सब बच्चों को बात क्लियर? अभी आप सोचो जो बच्चे भी जेई मेंस का एग्जाम देने गए, अभी बेचारों ने ये टॉपिक कुछ भी नहीं पढ़े थे, उसके बाद भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अभी तो जब आप ये सब टॉपिक पढ़ लोगे उसके बाद आपकी पेपर के ऊपर ग्रिप अलग होगी। जरा ध्यान दें, बट कोशिश करनी समझना है, चीजों को याद करना है। समझने के बाद चीजें याद भी करना जरूरी है। ये पॉइंट मैंने लिखवा दिया आपको। नेगेटिव आयन जितना बड़ा होगा, नहीं लिखा तो लिख लो, नेगेटिव आयन जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन पेयर उतना लूजली बाउंड होगा, मींस उसको डोनेट करना उतना आसान होगा, वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हो। लिख लो, बाद में कुछ भी याद नहीं आता। सिंपल सी बात है, आज से 3 महीने पहले आपने जो पढ़ा था उसमें कितनी बातें आपको याद है, ये सोच लिया करो। नेगेटिव आयन जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन पेयर उतना लूजली बाउंड होगा, मींस उसको डोनेट करना उतना आसान होगा, मींस वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा। सब फॉलो कर रहे हैं? नोट कर लिया? या ध्यान दें, एक वर्ड लिखा हुआ पीरियोडिसिटी, जरा सुनो ध्यान से। न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। क्या ये लाइन समझ में आती है? सोचो, मैं हर चीज को आपको सोचने का मौका भी दे रहा हूं। न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। कितने बच्चों को बात समझ में आती है? तरुण सही कह रहे हो, आप सही सोच रहे हो। बहुत कम बच्चे सोच पा रहे हैं, अजीब सी बात है। जबकि पॉइंट को लिंक करो, मैं चाहता हूं कि अपना माइंड आप सोचो। लेफ्ट टू राइट जाने पर
न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो रही है। कितने बच्चे सोच पा रहे हैं? चलो, काफी बच्चों ने सोचा। मैंने जोर डाला तो सोचा आपने। जरा एक मिनट देखना। आप जानते हैं ली, पे, बक, नॉफ। ली, बे, बक, नॉफ ऐसे जाने पर साइज डिक्रीज करता है। अगर साइज डिक्रीज कर, बोर्ड पर देखो जरा, C माइनस मतलब CH3 लिखा हुआ है ना, CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस, तो साइज डिक्रीज कर रहा है। और आपको पता है डोनर एटम जितना बड़ा होगा, डोनर एटम जितना बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन उतना लूजली बाउंड होगा, उसको डोनेट करना उतना आसान। तो सोचो एग्जाम में एक क्वेश्चन तो यही बन सकता है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इनमें से कौन स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल है। या इनको चारों को उल्टा सीधा करके लिख दिया, इनको न्यूक्लियोफिलिसिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी आप पहले ही पढ़ रहे हैं कि इनको न्यूक्लियोफिलिसिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। जो नोट करना है कर लीजिए। बेटा बात नहीं, न्यूक्लियोफिलिसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब जरा ध्यान दें, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। इन अ ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। इन अ ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ डोनर एटम। बट ये है असली क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, बट बेसिसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्योंकि हमारा दिमाग कई बार क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी को सेम मान लो। मैं आपको याद दिलाता हूं, ये असली पॉइंट है, मिस्टेकन पॉइंट। ऊपर से नीचे आने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी तो बढ़ रही है, बट बेसिसिटी डिक्रीज हो रही है। ध्यान रखना, ये बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी लिखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत कम बच्चे इस पॉइंट को ठीक कर पाते, क्योंकि ज्यादातर बच्चे बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी को सेम मानते हैं। देखो इसे कैसे समझोगे, HF, HCl, HBr, HI, इनमें एक रूल होता है। जरा सुनो, सारी बातें समझो, धीरे धीरे समझो, सारे पॉइंट्स काम आएंगे। जो भी बातें बोल रहा हूं कहीं ना कहीं काम आएंगे। एक नॉर्मल रूल होता है कि छोटे छोटे एटम्स के बीच जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रांग होता है। सुना है कभी? क्यों होता है? बॉन्ड लेंथ कम होगी। अगर छोटे छोटे एटम्स के बीच बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड स्ट्रांग होगा। H भी छोटा, F भी छोटा, तो बॉन्ड कैसा बनेगा? मजबूत। अब क्वेश्चन ये कि कौन आसानी से एचाइन छोड़ देगा? जो आसानी से एचाइन छोड़ेगा उतना स्ट्रांग एसिड होगा। जो जितनी आसानी से एचाइन छोड़ेगा उतना स्ट्रांग एसिड होगा। तो HF, HCl, HBr, HI में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन? HI। क्लियर? ये वाली बात क्लियर हो गई। फिर आपने एक बात पढ़ी थी, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस उतना वीक होता है।
समझो बात को, जितना स्ट्रॉन्ग बेस उसका कॉन्जुगेट बेस उतना वीक होता है। HI यहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, तो जो I माइनस है वो वीकेस्ट बेस हुआ। लिख लीजिए बात को, HI स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है बट I माइनस यहां वीकेस्ट बेस है। और अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी के हिसाब से देखें तो I माइनस स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल हो गया। समझ रहे, ये जो पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, इन्हीं पॉइंट में बच्चे एग्जाम में लसते हैं। नोट कर लीजिए। जहां टॉपिक अच्छा होगा मेरी स्पीड ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगी। आपको लग ही नहीं रहा होगा मैं कुछ जल्दी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं या टॉपिक को निपटाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे पता है कि किस टॉपिक को कितने टाइम में कवर कर सकते हैं, किस टॉपिक को रुक के पढ़ना है, किस टॉपिक को बार बार रिवाइज करना है। लिख लो, राइट साइड में जो लिखा हुआ है, साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो रही है। अब सोचो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बेसिसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए, न्यूक्लियोफिलिसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए, 100 में से 95% क्वेश्चन, 95% बच्चे गलत कर जाएंगे। वो दोनों को सेम ट्रेंड बोलेंगे। बेटा अभी बात आएगी सॉल्वेंट की, बात भी अभी आगे आएगी। अभी पहले धीरे धीरे बता रहा हूं ना सारी बातें। अभी इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास नोट्स है और पढ़ने की इच्छा है तो आप पढ़ लो आगे आगे। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट भी हेडिंग है। पहले बताओ यहां तक की बात क्लियर हो गई? सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? कुछ बच्चे मेरे पास आए थे कि सर हम वहां केमिस्ट्री कर रहे हैं, मैंने बताया था ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं कहीं बहुत अच्छे ऐप पर, ऑर्गेनिक कर रहे हैं, सारी रच गई। जब जिस वक्त पढ़ रहे थे सारी बात समझ में आई, बाद में वो आउटपुट में कुछ कन्वर्ट नहीं हुई। जिस वक्त पढ़ते हैं सारी बात समझ में, उसके बाद में आउटपुट, मैंने कहा ना मेन चीज आउटपुट है। और जब तक आपको टॉपिक को, कोई भी टॉपिक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी, कम से कम एक लाइन दिमाग में आनी चाहिए, व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी, जब इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को डोनेट करे। इतनी बात बिना रिवीजन के अगर दिमाग में नहीं आ रही, समझो अभी आपने ढंग से नहीं पढ़ा। कम से कम 80% टॉपिक आपको विदाउट रिवीजन याद होना चाहिए। अब देखो जरा, पहले बताओ यहां तक की बात क्लियर हो गई? अब क्या लिखा हुआ है, स्टेरिक इफेक्ट और न्यूक्लियोफिलिसिटी, कह रहे एक एक करके बात आ रही है। अगर सारी बात बताऊंगा ये लग जाओगे। अब हेडिंग क्या है, स्टेरिक इफेक्ट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। बेटा बात नहीं, अब जरा समझना ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर कोई आपसे पूछे पहले और दूसरे में कौन स्ट्रॉन्गर बेस है, आप कहोगे सर जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, जितनी आसानी से डोनेट करता है उतना स्ट्रॉन्गर बेस होता है। जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होता है। याद आ रही बात? अब इस कार्बन के पास 3 CH3 जुड़े हुए। अब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की सप्लाई अच्छी है तो ये आगे सप्लाई अच्छी देगा, ये आगे सप्लाई अच्छी देगा, तो नेचुरली जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से डोनेट करेगा, और जितनी आसानी से डोनेट करेगा उतना स्ट्रॉन्गर बेस होगा। क्योंकि आप ये समझो बेस में क्या है, वहां पर उसको HIN के साथ जोड़ना है।
बेस की जब बात आ रही है तो उसे किसके साथ जोड़ना है, HIN के साथ। और अगर हम इसे न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें, उसे कार्बन के साथ जोड़ना है, वहां पर ऑलरेडी ग्रुप जुड़े हुए। भाई आप समझ रहे, गोली मारना पतली छोटी सी गोली होती है, वो जाके टू द पॉइंट टारगेट पे स्ट्राइक कर सकती है। भारी भरकम कोई चारित बहुत फैली हुई चीज हो, उससे अटैक करना मुश्किल होगा। तो आप बताओ कि अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी के हिसाब से देखें, कौन आसानी से अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, बड़ा वाला या जो छोटा सा है। तो बेटा बात करते हुए मैं समझ जाता हूं कि ये टॉपिक पे आप ध्यान पे नहीं सुन रहे। सुनो ध्यान से, जो पहला वाला है वो स्ट्रॉन्गर बेस तो है बट वीकर न्यूक्लियोफाइल है। दूसरा वाला वीकर बेस है बट स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। जो पॉइंट बोल रहा हूं ध्यान से समझ लेना, पुरानी यादें भूल जाओ तो बेटर है। जो बच्चे पुरानी यादें लेके पढ़ रहे ना टॉपिक, वो हिलत जाएंगे, बाद में मेरे पास आएंगे, बोलेंगे सर हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे। मैं बता रहा हूं पहले, जो पुरानी यादें मिक्स कर देंगे इस टॉपिक के अंदर, वो बाद में मेरे पास आएंगे, बोलेंगे क्वेश्चन नहीं हो रहा। मैं कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, आप रिकॉर्डिंग दोबारा देखो, 10 बार देखो। जो बातें बोल रहा हूं एक एक पॉइंट ध्यान से सुन लो, समझ लो। पहला वाला स्ट्रॉन्गर बेस है बट वीकर न्यूक्लियोफाइल। दूसरा वाला वीकर बेस है बट स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। इसे बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। बोलो यहां तक की बात क्लियर? जितने पॉइंट्स बताए यहां तक क्लियर? एक एक पॉइंट ध्यान से समझ लो, ठीक है? आगे चलते हैं। अब देखो एक हेडिंग दिखाई दे रहा है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। अब एक बच्चा क्या है, अब जब मैं शुरू का टॉपिक पढ़ा रहा था उसके दिमाग में इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट चल रहा था। अरे हर टॉपिक आएगा धीरे धीरे, यही चीज इल्झा देती है आपको। जब पूरी बातें पढ़ोगे तभी तो बात समझ में आएगी। आप आधा अधूरा पढ़ोगे तभी तो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर प्रोटिक में क्या होगा, अप्रोटिक में क्या होगा। कंफ्यूजन है तभी पूछ रहे हो। इसलिए कह रहा हूं जीरो बन के पढ़ लो, बिल्कुल सारी बातें के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। अब जरा ध्यान से सुनो जो बात बोल रहा हूं, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। सारी बातें समझनी, क्या लिखा हुआ है, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पहले बताओ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब समझ में आ गया? एग्जाम्पल, पानी पोलर भी और प्रोटॉन भी दे सकता है। इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लार्जर न्यूक्लियोफाइल आर गुड एंड द हैलाइड एंड शो द फॉलोइंग ऑर्डर, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो हमारा मेन ऑर्डर है। फिर नीचे क्या लिखा हुआ, इन डीएमएसओ, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट टाइप के हो गए, द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोसिलिटी ऑफ हैलाइड आयन इज। यहां मामला उल्टा हो गया, प्रोटिक में अलग है, अप्रोटिक में अलग है। सृष्टि बात क्लियर हो गई प्रोटिक अप्रोटिक वाली? सृष्टि चौधरी बात क्लियर हो गई प्रोटिक अप्रोटिक वाली? इन पॉइंट को स्पेशली मार्क कर लो, ध्यान रखना। मैंने आपसे क्या कहा, अभी तक ऑर्गेनिक का पहला टॉपिक है जिसपे मैंने लिखा है कि 4-5 बार रिवाइज करना है। अभी तक मैंने किसी टॉपिक पे नहीं कहा। अब उसके बाद भी कोई बच्चा ना समझे, उसके बाद भी अगर आप ध्यान ना दो तो उसके बाद तो मेरे पास कोई इलाज नहीं। इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नॉर्मल सीक्वेंस से अप्रोटिक में उल्टा हो गया। अब जरा ध्यान दें, the effect is related to the strength of the interaction between nucleophile and solvent molecule of polar protic solvent form hydrogen bond to nucleophile in the following manner। बता रहे, समझाने की कोशिश करें। वैसे आपके मतलब की बात शुरू की 2 लाइन है, फिर भी हम आगे की बात भी समझेंगे। पहले बताओ
दो लाइन क्लियर हो गई। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो नॉर्मल सीक्वेंस है, अप्रोटिक में उल्टा हो गया। The effect is related to the strength of the interaction between nucleophile and solvent molecule। आपको पता पानी है, पानी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। And solvent molecule of polar protic solvent form hydrogen bond to nucleophile in the following manner। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि सर, अब देखो मैंने यहां पे टाइप ऑफ सॉल्वेंट भी क्लियर कर दिया, जरा सुन लो ध्यान से। टाइप ऑफ सॉल्वेंट, दो तरह के सॉल्वेंट है, नॉन पोलर और पोलर, और उसमें भी फिर प्रोटिक अप्रोटिक, और हर एक के बारे में लिखवा दिए कि कौन कैसा है। जैसे पानी है, दिख रही टेबल, पानी है, पोलर भी है मतलब राइट, प्रोटिक है राइट, अप्रोटिक नहीं है। टेबल पढ़ना आ गया। जो पानी है पोलर भी है और प्रोटिक भी है। मिथाइल अल्कोहल पोलर भी है, प्रोटिक भी है। बहुत से बच्चे गलती सोचते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, मिथाइल अल्कोहल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे नॉन पोलर मान लेते, ऐसे नहीं मानना। ये टेबल अगर मैंने दी तो कोई वजह होगी। मिथाइल अल्कोहल पोलर भी है प्रोटिक भी है, इथाइल अल्कोहल पोलर भी है प्रोटिक भी है। फॉर्मिक एसिड पोलर भी है प्रोटिक भी है, एचआईएन दे सकता है। NH3 के बारे में देख लो क्या लिखा हुआ है, पोलर भी है प्रोटिक भी है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, आप बताओ, सोच के देखो। अब नीचे एसीटोन है, आप बताओ क्या एसीटोन प्रोटॉन दे सकता है? क्या एसीटोन प्रोटॉन देता है, एचआईएन देता है? नहीं देता। बट पोलर तो है, सी और ओ के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। सी और ओ के बीच में ओ ज्यादा नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पेयर खींच लेता है, तो पोलर तो है। समझो बात, ये एसीटोन जो है सॉल्वेंट के तौर पे बहुत यूज होता है। जैसे पानी यूज होता है ना, ऐसे एसीटोन बहुत यूज होता है। एसीटोन पोलर तो है बट प्रोटिक नहीं, इसे कहेंगे अप्रोटिक। पहले बोलो, बात क्लियर होगी। पोलर अपोलर पोलर नॉन पोलर प्रोटिक अप्रोटिक वाली बात क्लियर हो गई। अब देखो जरा, आप एसीटोन पोलर है बट प्रोटिक नहीं है, मतलब अप्रोटिक है। बड़ी सी टेबल बना रखी है, आप देखो। एट नंबर पे अगर नोट्स आपके पास है, क्या लिखा हुआ है? DMSO। पोलर है और ये अप्रोटिक हो गया, है ना? तो क्या लिखा हुआ है? डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। ध्यान रखें, शॉर्ट में DMSO लिखा हुआ। आपके मतलब की बात, पोलर अप्रोटिक, पोलर अप्रोटिक। तो अब आप समझ गए, जिसमें पोलैरिटी डिफरेंस आ रहा है वो पोलर हो गया, जिसमें पोलैरिटी डिफरेंस आ रहा है वो पोलर हो गया। और अगर एचआईएन दे सकता है तो प्रोटिक, नहीं दे सकता तो अप्रोटिक। अब देखो, जैसे कि एक दो एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे बेंजीन है। बेंजीन पे बताओ कोई चार्ज नहीं होता। क्या बेंजीन एचआईएन दे सकता है? नहीं दे सकता। तो बेंजीन नॉन पोलर है, नॉन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। बेंजीन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? नॉन पोलर अप्रोटिक। नीचे साइक्लोहेक्सेन बना रखा है, नीचे एल्केन्स बना रखे हैं। नॉन पोलर है और प्रोटॉन नहीं दे सकते। पहले बताओ, ये लैंग्वेज क्लियर हुई? प्रोटिक सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट वाली बात याद रखेंगे। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो नॉर्मल सीक्वेंस है, अप्रोटिक में उल्टी सीक्वेंस। अब जरा ध्यान दें।
बेटा बात बिल्कुल भी नहीं। अब सुनो, ये जो सीक्वेंस लिखी हुई है, अब ये सीक्वेंस याद होना इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफिलिसिटी की सीक्वेंस इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, SH माइनस, I माइनस, OH माइनस, N3 एजाइडाइन, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, H2। जल्दी से याद करके सीक्वेंस लिखो। न्यूक्लियोफिलिसिटी की सीक्वेंस याद करें, एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। और ये वो क्वेश्चंस होंगे रैंकर्स वाले, जो आपकी रैंक बनाते हैं। SH माइनस, I माइनस, OH माइनस, N3 माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, बाद में H2 आ गया। नीचे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ, अगर आप देखें, RCO माइनस और RSO3 माइनस। आप एक चीज मैंने अभी क्या बताई थी, अगर आपका नेगेटिव चार्ज ज्यादा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको डोनेट करना आसान होगा, मुश्किल होगा? अगर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, और जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा, जितना ज्यादा डीलोकलाइज्ड होगा, उसका डोनेशन उतना मुश्किल होगा। भाई अगर नेगेटिव चार्ज, आप सोचो आपका पैसा सिर्फ आपके पास है, सिर्फ आपके पास, मतलब उस पैसे पे किसी और का अधिकार नहीं है, तो डोनेट करने की पावर ज्यादा है ना। अगर आपने अपना पैसा किसी को दिया, उसने किसी और को दे दिया, उसने किसी और को दे दिया, और ऐसे घूम रहा है मार्केट के अंदर, और आप डोनेट करना चाहते हैं, डोनेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, मुश्किल हो जाएगा। जितना ज्यादा डीलोकलाइज होगा, उतना डोनेशन मुश्किल हो जाएगा, और जितना ज्यादा फोकस्ड होगा, एक एटम के ऊपर लोकलाइज्ड है, उसको डोनेट करना आसान होगा। तो नेक्स्ट वाला देखो, उसमें क्या लिखा हुआ है, SO3 में ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है। SO3 में आप देख रहे हैं ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है नेगेटिव चार्ज का, 3 ऑक्सीजन पे रेजोनेंस लेगा ना। अरे ये तो समझ रहे होंगे, 3 ऑक्सीजन पे रेजोनेंस लेगा, मोर रेजोनेंस है, डोनेशन मुश्किल हो जाएगा। जब डोनेशन मुश्किल होगा, तो वीक न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। नीचे पॉइंट लिखे हुए बड़े जबरदस्त पॉइंट है, क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव आयंस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल मॉलिक्यूल। जरा अंडरलाइन कर लीजिए पॉइंट, जैसे OH माइनस लिखा हुआ है और H2O, जो नेगेटिव आयंस होते हैं बेटर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। जैसे NH2 माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन NH3। नेगेटिव आयन न्यूट्रल मॉलिक्यूल से बेटर न्यूक्लियोफाइल होते हैं। कई सारे बच्चे टेस्ट के बाद मेरे पास आए थे, सर ये बेसिसिटी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, न्यूक्लियोफिलिसिटी का कैसे सॉल्व करें, वो यहां से लेंगे। इसलिए मैंने आपको तब नहीं बताया था, ये अब पॉइंट ऑटोमेटिक, आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना, जो डीपीपी करते करते आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, वो आप खुद फील करोगे, डे बाय डे, डे बाय डे, एक एक दो दो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक कवर होती चली जाएंगी। और जो कवर नहीं हो पाएंगी, उनके पॉइंट्स बना के आपको करने ही पड़ेंगे, वो स्पेसिफिक पॉइंट वाले क्वेश्चंस होंगे। बताओ ये पॉइंट क्लियर हो गया, नेगेटिव आयन न्यूट्रल मॉलिक्यूल से बेटर न्यूक्लियोफाइल है, जैसे NH2 माइनस NH3 से, ऐसे नीचे लिखा हुआ है CF3SO3 माइनस, ये नीचे वाली सीक्वेंस भी CF3SO3 माइनस, लीस्ट है PHCO माइनस, PHO माइनस, RO माइनस। ये सीक्वेंस ध्यान रखें। और वैसे भी आप सोच सकते हो, इलेक्ट्रॉन पेयर किस में आसानी से डोनेट होगा, RO माइनस में या C6H5O माइनस में? सोच के बताओ, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। CH3O माइनस में इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आसान होगा,
किसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आसान होगा? यहां तो सिर्फ ओ के ऊपर भी रहेगा ना चार्ज, चार्ज सिर्फ ओ के ऊपर रहेगा, कहीं घूमने तो नहीं जा रहा। यहां पर नेगेटिव चार्ज अभी घूमता रहेगा चारों तरफ। जितना स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस हो रहा है उतना डोनेशन मुश्किल होगा। अगर देखा जाए तो सुनो, डिफरेंस, हमें वो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर डिफरेंट है। समझ रहे? वो क्वेश्चन इस टॉपिक पर इंपॉर्टेंट माने जाते हैं कि बेसिसिटी का ऑर्डर तो कुछ और है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर कुछ और है। ये क्वेश्चन आपको स्पेशल ध्यान रखना। भाई जहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का सेम ऑर्डर है वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। वहां तो हम सिंपल बात सोच रहे होंगे कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। जहां पर डिफरेंस ऑर्डर है वो आप रेड पेन से मार्क करोगे, उसको आपको ध्यान रखना। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया, इसमें ज्यादा रेजोनेंस है, ज्यादा रेजोनेंस है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना मुश्किल होगा, मुश्किल होगा तो वीक न्यूक्लियोफाइल। कुछ लिखना है लिख लो, आपको याद रहेगा। जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आपको चीजें भी याद रहती हैं। सबसे छोटी सी बात सोचना कि एक हफ्ते पहले जो मैंने पढ़ाया था क्या सारी बातें याद है? नहीं याद। जो आपने अपने कॉपी में कुछ लिख दिया होगा, नोट्स के ऊपर मार्क कर दिया होगा, उसे देखकर कुछ बातें याद आ जाती हैं। सब फॉलो कर रहे हैं? इतना अच्छा समझाने के बाद भी मैंने आपसे क्या कहा है, इसे क्वेश्चन करने से पहले रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन अटेंड करो, और क्वेश्चन अटेंड करने के बाद फिर एक बार दोबारा टॉपिक, एक एक लाइन एक एक वर्ड क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद भी मैं आपसे कह रहा हूं कि टॉपिक आपको बार बार रिवाइज करो। देखो जरा कितना जबरदस्त पॉइंट है। CH4NH3H2OHF, CH4NH3H2HF, CH, आप बताओ क्या CH4 एसिड होता है? अरे बोलो, क्या अमोनिया एसिड होता है? HF कौन है? एसिड। पानी को तो हम न्यूट्रल मान के चलते हैं। अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एसिड कैरेक्टर बढ़ रहा है। अगर एसिड कैरेक्टर बढ़ रहा है तो कॉन्जुगेट बेस उतना वीक होगा, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी डिक्रीज हो रही है। अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, जो ऑर्डर बेसिसिटी का है वही ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का है। एक एक करके बात को कंक्लूड कर रहे हैं। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं पीरियड के अंदर, तो जो ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का है वही ऑर्डर बेसिसिटी का है। बट जैसे मैंने लिखा लिख लो, इस बहाने याद रहेगा।
चौथी लाइन निकलो, लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पीरियड, किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जो ऑर्डर बेसिसिटी का है वही ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का होता है। किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर, किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जो ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का है वही ऑर्डर बेसिसिटी का होता है। किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जो ऑर्डर बेसिसिटी का होता है वही ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का होता है। जब मैं अभी एक बात को पूरा हो जा रहा है, अगर आप सोचो मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा तो क्या होगा, हिलत जाओगे। एक बात को तो पूरी कर दो। अगर मैंने पीरियड का बताया तो ऑब्वियसली ग्रुप का भी बताऊंगा, सोच के देखो। अगर वरना मैं पीरियड वर्ड मेंशन ही क्यों करता भाई? आपके मन में तुरंत एक क्वेश्चन उठेगा सर अगर पीरियड में अगर ऐसा हो रहा है तो ग्रुप में क्या होगा, और पहले मैं बता भी चुका हूं। अगर आपने मेरी बात पहले ध्यान से पढ़ी हो तो मैं बता भी चुका हूं। अगर आपको HF, HCl, HBr, HI वाला एग्जाम्पल याद आ रहा हो, एसिड करेक्टर तो बढ़ रहा था, बेसिक करेक्टर तो बढ़ रहा था, मतलब जो करेक्टर था अपोजिट थे। ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर करेक्टर अपोजिट था, और इसी वजह से मैंने एक पॉइंट यहां बोला है। समझ में आ गई बात? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जो करेक्टर बेसिसिटी का है वही करेक्टर न्यूक्लियोफिलिसिटी का है, बट ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर यह ट्रेंड उल्टा होता है। ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर यह ट्रेंड उल्टा होता है। बेसिक करेक्टर तो याद है, एसिडिक करेक्टर मोस्ट एसिडिक तो लीस्ट बेसिक, बेसिक करेक्टर तो कम होता है और न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर बढ़ता है। लिख लो, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर बेसिक करेक्टर डिक्रीज करता है, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर बेसिक करेक्टर डिक्रीज करता है, बट न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करती है। इतना टॉपिक पढ़ने के बाद आपको खुद लग रहा होगा सर इतना भी खतरनाक टॉपिक नहीं है सर, ध्यान रखेंगे बात, हम है बात ध्यान रखने के लिए, बट कर लेंगे। अब आपको क्या करना चाहिए, अभी टॉपिक चल रहा है, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ। पिछले 30 साल में जितने भी क्वेश्चंस आपके नीट में आए हुए हो, जितने भी क्वेश्चन जेई में आए हुए, सारे कर डालो, खत्म कहानी, दर खत्म। सोच के देखो किसी टॉपिक पे ज्यादा करे, 30 साल में जितने भी क्वेश्चन चुन चुन के मारो ने, ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन करो, जहां भी क्वेश्चन दिखाई दे, अटक रहा है क्वेश्चन, तुरंत थ्योरी पढ़ो, क्योंकि जितना मैं आपको बता रहा हूं इसके अलावा थ्योरी नहीं है। जितनी थ्योरी मैंने आपको दे दी इसके अलावा थ्योरी नहीं है, अब सिर्फ थ्योरी का एप्लीकेशन बचा है कि आप जितना प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आप अच्छा थ्योरी को अप्लाई कर पाएंगे। देखो जरा, अभी सीक्वेंस है, अभी मैंने आपको याद कराई थी, याद है, RO-C6H4, रेजोनेंस बढ़ता चला जाए। लिखो जरा, कॉपी मत करो, याद करके लिखो। अगर इस बात पे ध्यान से देखो ना, सेम ऑर्डर है बेसिसिटी का और न्यूक्लियोफिलिसिटी का, सेम ब्लॉक, एक आप ओ को तो देख रहे हो ना, ओ
नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है? O माइनस के ऊपर है सब में। अब बताओ ये सब O माइनस के ऊपर है, क्या डिफरेंट डिफरेंट ऊपर से नीचे वाली कहानी है या सेम पीरियड वाली कहानी ऐसी है? सेम पीरियड वाली, एक ही एटम है ना, तो यहां पे सेम ट्रेंड रहेगा। लिख लो सेम ट्रेंड ऑफ बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। सेम ट्रेंड, सेम ट्रेंड of nucleophilicity and basicity if donor atom is same। ये बात कब है? जब डोनर एटम सेम है। अगर डोनर एटम सेम होता है तो जो ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का होता है वही ऑर्डर बेसिसिटी का होता है। जो अगर डोनर एटम सेम है तो जो ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का होता है वही ऑर्डर बेसिसिटी का होता है। तो सोचो कितनी सारी बातें कवर हो गई। अगर डोनर एटम सेम है तो जो ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का है वही ऑर्डर। अब देखो ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। HF, HCl, HBr, HI। आपको पता है एसिडिक करेक्टर, एसिडिक इंक्रीज हो रहा था, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस। अब बताओ डोनर एटम सेम है अलग है? अलग। अब देखो आप बेसिक करेक्टर, अगर एसिडिक इंक्रीज हो रहा है तो बेसिक डिक्रीज हो रहा है, और न्यूक्लियोफिलिसिटी ये ध्यान रखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए जरा सुनो, इस बात से एक बात और पता चली, आप सोच नहीं रहे। अगर हम इनको HIN दे दे, सुनो, अगर हम इनको क्या दे दे HIN, ये कौन बन जाएंगे? एसिड। जो वीकेस्ट बेस है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बन जाएगा। सोचो हमने एसिड भी याद कर ली, C6CF3SO3H, समझ जाओ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। टॉपिक को लिंक करो, पता चला एग्जाम में एसिड क्वेश्चन आ गया कि एसिडिक करेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर। भाई जो वीकेस्ट बेस है, मेरी बात समझ रहे जो बोला, जो वीकेस्ट बेस है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बनाएगा। तो CF3SO3H इन सब में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो गया। C6H5COH आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल, फिनॉल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल। अगर इस तरीके से बोलोगे तो लॉन्ग टर्म और जगह भी याद रहेगा। मतलब एल्कोहल जो होते हैं फिनॉल से, फिनॉल ज्यादा एसिडिक है, एल्कोहल कम एसिडिक है, ये बात तो हम जानते हैं। और फिनॉल में और बेंजोइक एसिड में, बेंजोइक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और बेंजोइक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? CF3SO3H। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कॉन्जुगेट बेस उतना वीक होगा। अगर डोनर एटम सेम है तो जो ट्रेंड, बट स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर अलग था। आप कई सारे फैक्टर को मिक्स नहीं करोगे, स्टेरिक हिंड्रेंस वाला कुछ पॉइंट को अलग रखना, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें, ये सारी सीक्वेंस आपके पास लिखी हुई है। अब एक टॉपिक है लिविंग ग्रुप एबिलिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, न्यूक्लियोफुगलिटी। लिविंग ग्रुप एबिलिटी के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं न्यूक्लियोफिगलिटी। चलो लाइन सुन लो, कोई बात नहीं, दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। टॉपिक ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही बार पढ़ा जाए, इसे बार बार भी पढ़ा जा सकता है। क्या लिखा है देखो जरा, एक लाइन कितनी प्यारी लाइन लिखी हुई है, जरा ध्यान दें। द बेस्ट लिविंग ग्रुप आर दोज दैट बिकम द मोस्ट स्टेबल आयन आफ्टर दे लीव। सीधी सी बात, बाहर कौन निकलना चाहेगा? जो बाहर निकलने के बाद अपने आप को आजाद महसूस कर रहा हो। अगर अलग होने के बाद अपने आप को मरा मरा सा महसूस कर रहे तो आप अलग क्यों होंगे?
अगर अलग होने के बाद आप आजाद महसूस कर रहे हैं, स्टेबल महसूस कर रहे हैं, तभी तो आप अलग होना चाहेंगे। तो बाहर निकलने के बाद जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। क्या लिखा हुआ है? द बेस्ट लिविंग ग्रुप आर दोज दैट बिकम मोस्ट स्टेबल आयन आफ्टर दे लीव, बिकॉज लिविंग ग्रुप जनरली लीव एज अ नेगेटिव आयन, सो दोज लिविंग ग्रुप आर गुड विच स्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज मोस्ट इफेक्टिवली। भाई जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, स्टेबल कौन होगा? चाहे वो तो अलग होने के बाद काश वो एरोमेटिक हो जाए, सोच के देखो, उसकी तो जन्नत हो गई। चलो एरोमेटिसिटी ना हुई तो चलो रेजोनेंस हो जाए, रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आ जाए। अब आपको पता है स्टेबल बनाना है, स्टेबल आपको बनाना आता है। रुको एक मिनट, विच स्टेबल नेगेटिव चार्ज मोस्ट इफेक्टिवली एंड वीक बेस्ड, और क्या कह रहे हैं? वीक बेस डू दिस बेस्ट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस तो क्या होगा? अपने नेगेटिव चार्ज डोनेट करना चाहता है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? जो अपना नेगेटिव चार्ज को डोनेट, क्यों डोनेट करना चाहता है? उस नेगेटिव चार्ज की वजह से उसे दिक्कत हो रही है, वो स्टेबल, तभी आप क्यों डोनेट करना चाहता है। और जो वीक बेस है वो डोनेट नहीं करना चाहता, वो नेगेटिव चार्ज के साथ खुश है। भाई वीक बेस कौन है? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? उस नेगेटिव चार्ज के साथ वो खुश है। तो जो वीक बेस होगा, जितना वीक बेस होगा उतना बेटर लिविंग ग्रुप। बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, जितना वीक बेस होगा उतना बेटर लिविंग ग्रुप। ये लाइन चाहे तो आप नोट्स में सबसे ऊपर लिख दो, वीकर बेस बेटर लिविंग ग्रुप। जो वीकर बेस होता है वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है। अगर आप समझ लो बाहर निकलने वाला अगर स्ट्रॉन्गर बेस है तो वो हटना नहीं चाहेगा। भाई जैसे कि आपके दिमाग में नीचे इक्वेशन दी है, सर क्या बी आर माइनस ओ एच माइनस को हटा सकता है? बच्चे कहेंगे सर लग तो रहा है कि ओ एच की हट जाएगा, बी आर आ जाएगा। मन में आपको लगता है ओ एच को हटाओ बी आर, बट देखो ओ एच माइनस कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस। अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो क्यों हटेगा? वीकर, ये लाइन ध्यान रखना, वीकर बेस बेटर लिविंग, वीकर बेस बेटर लिविंग। ये लाइनें बिल्कुल जैसे ना टेबल पे पढ़ते हो, उन टेबल के ऊपर ये इस तरह की लाइनें लिख दी जाती, किसी का नाम लिखने से अच्छा है लिखा करो इस तरह की लाइनें कि वीकर बेस बेटर लिविंग ग्रुप। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं।